बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। वैसे ही बड़े मकबूल हैं तैयब उर्दगान के, वो बोल्ड फ़ैसले लेते हैं और तगड़े फ़ैसले लेते हैं। यहाँ जो G20 ममालिक का इजलास हुआ है इटली में, वहाँ उन्होंने जो बाइडन के साथ उनकी एक मुलाकात हुई है और वहाँ कुछ सख्त चीज़ें डिस्कस हुई हैं। वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ, क्योंकि F-35 तैयारे हैं जो लेना चाह रहा था तुर्की अमेरिका से, और उसके लिए उन्होंने पैसे भी दे रखे हैं। इसके अलावा जो F-16 तैयारे हैं वो उनकी कुछ किट्स लेना चाहते हैं और उनको दौरे जदीद के मुताबिक बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ा फ्लीट है तुर्की के पास F-16 का। मेरे ख्याल में अमेरिका के इत्तहादी ममालिक में सबसे बड़ा फ्लीट F-16 का इस वक्त तुर्की के पास है, और वो उसको जदीद बनाना चाहते हैं। उनकी एक कंपनी है जो ये बनाती है, लेकिन F-35 के मामले पर अमेरिका और तुर्की में तनाव पैदा हो गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक, ये रॉयटर्स की खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और खबर की जो हेडलाइन है रॉयटर्स ने लगाई वो ये है कि F-16 तैयारों पर तैयब उर्दगान और जो बाइडन आमने सामने आ गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक एतवार को इटली के शहर रूम में G20 ममालिक के इजलास के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने सदर जो बाइडन से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान इंसानी हुकूक के मामले पर सफारती तनाव देखने में आया था, और सदर तैयब उर्दगान और अमरीकी सफ़ीर समेत, यानी उन्होंने ये कहा था कि 10 बंदे जो हैं वो 10 सफ़ीर, उनको मुल्क में नापसंदीदा शख्सियत करार देने का उन्होंने हुक्म दिया था। फिर कहा था निकाल दें, लेकिन वो मामला बाद में रिजॉल्व हो गया। मुलाकात के दौरान सदर तैयब उर्दगान ने अमरीकी सदर से मुआहदे के मुताबिक F-35 जंगी तैयारों की फराहमी का मुतालबा कर दिया, और F-16 के हवाले से भी उनका मुतालबा है। जबकि अमरीकी सदर ने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए, जो खबर मैं आपको बहुत लंबे अरसे से दे रहा हूं, उन्होंने कहा कि रूस से S-400 दिफाई निज़ाम की खरीदारी रोकने का जो मुतालबा है उन्होंने दोहरा दिया दोबारा, कि जो S-400 आप रशिया से ले रहे हैं, जो आपने कुछ ले लिए हैं, कुछ आप आने वाले वक्त में लेने वाले हैं, ये जो दिफाई निज़ाम है या एयर डिफेंस सिस्टम है, ये आप ना लें, तो हम आपको आपके तैयारे दे देते हैं। बाइडन इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने नामा निगारों को बताया, मीडिया को यह बताया कि तुर्की को F-16 तैयारों की फराहमी के बारे में सदर बाइडन ने वाजे किया है कि इस सिलसिले में एक मुतय्यन करदा हमारा तरीकाकार है, उससे गुजर कर इस मामले पर पेशरफ्त हो सकती है। यानी वो तरीकाकार यही है कि आप रशिया से असला ना खरीदें, आप S-400 का दिफाई सिस्टम ना लें, इसको छोड़ दें, तो फिर हम आपको तैयारे दे सकते हैं, अदरवाइज हम आपको नहीं देंगे। अलबत्ता अब तुर्की अमेरिका की लॉकहेड मार्टिन कंपनी, ये वो अमेरिकन कंपनी है जो ये F सीरीज के तैयारे बनाती है, F-16, F-35 और दीगर बड़े अच्छे तैयारे उन्होंने बनाए हैं, F-17। तो इन्होंने कहा कि 40 F-16 तैयारे और अपनी फजाइया के तकरीबन 80 लड़ाका तैयारों को जदीद बनाने के लिए किट्स खरीदने का इरादा था तुर्की की जानिब से। अमरीकी कानून साज इस सौदे के खिलाफ हैं, और वो ये कहते हैं कि तुर्की अमरीका के साथ इसके मुखालिफिन की तरह का बर्ताव रखे हुए है, और रशिया से वो हथियार खरीद रहा है जो इस खित्ते में अमरीकी मफादात के खिलाफ हैं। अब ये तो हो गई एक खबर कि जो बाइडन को उन्होंने साफ कहा जी हमें आप दे दें, और जो बाइडन ने साफ कहा जी आप रशियन सिस्टम ले लें या तो फिर आप हमसे तैयारे ले लें। तो हमारा तो तरीकाकार ये है कि उस क्राइटेरिया पे आपको पूरा उतरना पड़ेगा। दूसरी जानिब इसके फौरन बाद तैयब उर्दगान को जाना था बरतानिया, और बरतानिया से मतलूबा सिक्योरिटी ना मिलने पर रजब तैयब उर्दगान ने मौसमियाती कॉन्फ्रेंस जो बरतानिया में होने जा रही थी उसमें अपनी शिरकत मनसूख कर दी है। यह हुई ना बात, यानी तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान, उन्होंने बरतानिया की जानिब से मतलूबा सिक्योरिटी उनको नहीं मिली, जो प्रोटोकॉल वो चाहते हैं, जो उनका प्रोटोकॉल है बतौर सदर, वो उनको वहां पे ना मिलने का अंदेशा था, या वो उनसे कमिटमेंट नहीं की गई। इस बिना पर उन्होंने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होने वाली आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत मनसूख कर दी है। तुर्की की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक तुर्क सदर ने इटली में G20 कॉन्फ्रेंस के बाद ग्लासगो में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी, ताहम उन्होंने मतलूबा सिक्योरिटी ना मिलने पर ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में शिरकत मनसूख कर दी। उर्दगान ग्लासगो में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए बगैर इटली से वापस तुर्की चले गए हैं। ये बड़ी शानदार चीज़ है। देखें, हर वजीर आजम का एक प्रोटोकॉल है। अमेरिका का थर्ड क्लास आदमी भी आ जाता है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क, इंडिया जैसे मुल्क और जो कमज़ोर और गरीब मुल्क हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन जब हमारे लोग वहाँ जाते हैं तो वो उनको बिल्कुल नॉर्मल डील करते हैं। लेकिन जब आप एक आम आदमी के तौर पे जाएं तब तो खैर है,
यानी हमें एक प्राइम मिनिस्टर को हमारे वहाँ पे उन्होंने तलाशियां तक लेते हुए कपड़े उतरवा दिए अमेरिका में एयरपोर्ट पे, और कोई एहतजाज नहीं हुआ, पाकिस्तान ने बात नहीं की इस पे। तो जब आप सदर पाकिस्तान या वजीर आज़म के तौर पे जा रहे हैं या आप किसी मुसलमान मुल्क के सरबराह के तौर पे जा रहे हैं, तो फिर आपको वो इज्जत मिलनी चाहिए जो ड्यू है। हाँ, अगर आप प्राइवेटली जा रहे हैं तो कोई आपके साथ कुछ भी सलूक करे, लेकिन जब आप उस ओहदे पे हैं तो आपको वो एहतराम और वो इज्जत आपको मिलनी चाहिए। इस बात का तुर्कों को बहुत एहसास है, और तुर्क बतौर कौम उठे हैं, और उसमें रजब तैयब उर्दगान का बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तुर्कों के साथ वो शेयर की हैं, वो उनको उनकी तारीख बता रहे हैं, तारीख के ऊपर ड्रामास बना रहे हैं, वो उनको उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं अज़्म रफ्ता है उससे उनकी वाकफियत दिलवा रहे हैं। नई नस्ल को बता रहे हैं कि हमारी एक इज्जत है, हमारा एक मुकाम है। और ये जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने मनसूख की है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी, और ये यूरोप के लिए, खास तौर पे बरतानिया के लिए बड़ा अहम मैसेज है कि आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, और ऐसे जो है वो इन चीज़ों को हम नहीं होने देंगे कि आप हमें इतना फॉर ग्रांटेड लें। दूसरी जानिब ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के दरमियान दोबारा तनाव बढ़ गया है, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ताइवान ने ये बात एडमिट कर ली है, इस बात को तस्लीम कर लिया है कि उनके मुल्क में अमरीकी फौजी मौजूद हैं जो उनकी फौज को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी के तहत चलता है। वो ताइवान से बराह रास्त ताल्लुकात नहीं रख सकता, ना वो ताइवान को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना सकता है, ना वो ताइवान के लिए कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन अब अमेरिका ये कह रहा है, अमरीकी वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने 31 अक्टूबर एतवार के रोज़ अपने चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात की और बीजिंग को मशवरा दिया कि वो ताइवान के खिलाफ किसी भी तरह की एकतरफा कार्रवाइयों से बाज रहें या गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने चीनी हम मनसब वांग यी को बताया कि ताइवान से मुतालिक अमरीका की वन चाइना यानी मुतहदा चीन की पॉलिसी में कोई भी तब्दीली नहीं आई है, लेकिन फिर भी चीन बाज रहे ताइवान के अंदर मुदाखलत करने से। अमरीका संकियांग, तिब्बत और हांगकांग में इंसानी हकूक समेत मशरकी और जनूबी बहरा चीन में ताइवान से मुतालिक ऐसे इकदाम का मुखालिफ है जो हमारी इकदार और मफादात के खिलाफ हों। उनका कहना था कि चीन और अमरीका शुमाली कोरिया, म्यांमार, ईरान, अफगानिस्तान और माहौलियात के बहरान जैसे मसाइल पर एक साथ काम कर सकते हैं। अब चीन ने उसके ऊपर रद्देमल दिया। चीन आपको पता है वो रद्देमल दिए बगैर वो रह नहीं पाते, वो भी अपने आप को एक सुपर पावर इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं। तो चीन की वजारत खारजा ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि वांग यी ने ब्लिंकन के साथ बातचीत के दौरान अमरीका पर जोर दिया है कि वो चीन के साथ मुख्तलिफ मामलात पर अपनी गलत रविश को दुरुस्त करे, यानी अमेरिका अपना किबला ठीक करे पहले चीन के मामलात में। खास तौर पे चीनी वज़ीर ख़ारजा ने एंटनी ब्लिंकन को बताया कि ताइवान में आज़ादी की हामी अफवाज के लिए मुबैना तौर पर अमरीकी हमायत ही बैरुल काहिल में कशीदगी की अहम वजह है। यानी जो ताइवान जो उछल रहा है या ताइवान के अंदर जो अग्रेशन है वो अमेरिकन हमायत की वजह से है। अमेरिका अगर अपना किबला दुरुस्त रखे और इन मामलात में मुदाखलत ना करे तो चीन ताइवान के मामलात को आसानी से कंट्रोल कर लेगा और इस खित्ते में अमन रहेगा और चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। ये चाइना का मानना है। देखिए, इसी को कहते हैं सरजंग। जब अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने आपस में मुलाकात की तो फिर दोनों ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं था उस वक्त। तब ये कहा नहीं गया था कि वो क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहां पे सरजंग चल रही है तो अमेरिकन मीडिया को बाद में अमेरिकन ने खबरें लीक की, उनको बताया जी हमने ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा, दुनिया के सामने चीन को नीचा दिखाओ। फिर जो चाइनीज मीडिया वो भी पीछे रहने वाला नहीं है। फिर चाइनीज हुकूमत ने अपने मीडिया को बताया कि जनाब हमने भी ये कहा था, अब इसका जवाब दो कि हमने अमेरिका को ये कहा, ये कहा और ये कहा। ये सरजंग है। दोनों अपने आप को बड़ा ताकतवर और सुपर पावर बताना चाहते हैं दुनिया को, ताकि दुनिया उनके पीछे चले। चाइना ने लगभग 100 के करीब मुल्कों को लपेट लिया है। 100 के करीब मुल्क जो हैं वो चाइना की मुट्ठी में आते चले जा रहे हैं और वो बरमला उसकी सपोर्ट भी करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स के ऊपर आप देख चुके हैं। अब यही तालिबान ने भी अमेरिका के लिए एक वार्निंग जारी की है। मैं वार्निंग इसको इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिकन इदारे खुद कह रहे हैं कि आने वाले 1-2 सालों में अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के ऊपर बड़े अटैक्स हो सकते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है। अब तालिबान ने वहां से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अमेरिका के कान खड़े करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तालिबान ने अमेरिका और दीगर ममालिक से अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा करते हुए
कहा है कि ऐसा करने में नाकामी और बैरून मुल्क मौजूद अफगान फंड्स को मुसलसल मुंजमद करने से ना सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के लिए मसाइल पैदा होंगे। वो ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को तस्लीम करो। आप तस्लीम नहीं करते और हमारे अकाउंट्स को फ्रीज रखते हैं, हमारे पैसों तक हमें एक्सेस नहीं देते, तो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए मसाइल पैदा होंगे। तालिबान के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिका के लिए हमारा पैगाम है, अगर अदम शनाख्त का सिलसिला जारी रहा, यह सिर्फ खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। अब वो ये इशारा दे रहे हैं कि हर हाल में आप अफगानिस्तान को तस्लीम करें, हमारे पैसे बहाल करें, हम जाने और अफगानिस्तान का अमन जाने। लेकिन अगर आप यहां पे भूख छोड़ देंगे, गुर्बत छोड़ देंगे, हालात खराब छोड़ देंगे, तो फिर ये हालात पहले यहां पे खराब होंगे, हमारे हाथ से अफगानिस्तान के हालात निकलेंगे और फिर उन खराब हालात की वजह से अफगानिस्तान की सरजमीन पर वो सारे फितने जन्म लेंगे जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक वार्निंग है और ठीक टाइम पे वार्निंग है, और यही वार्निंग पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बार बार दुनिया को दे रहे हैं कि अफगानों को इस मौके पर अकेला मत छोड़िए। वहां पे कहत है, वहां पे बहुत सारे बहरान है, अगर इंसानियत का एक बहरान वहां पे पैदा हो गया तो वो अफगानिस्तान की बाउंड्री के अंदर नहीं रुकेगा, दुनिया उससे मुतासिर जरूर होगी, चाहे वो मनशियात की स्मगलिंग की सूरत में हो, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में हो, चाहे वो इंसानी जानों के ज़िया की सूरत में हो, या दहशतगर्दी की एक्सपोर्ट की सूरत में हो। उधर अमेरिका को और पूरी दुनिया को तालिबान के ज़रिए से ख़वातीन के हुकूक का इस्तेहसाल तो नज़र आता है। उनको नज़र आता है कि यहाँ पे ख़वातीन का, बच्चों का और उन लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे, इंसानी हुकूक के बड़े अहम मसाइल हैं। लेकिन यहाँ पे एक खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ किसी को नज़र नहीं आता। वैसे इसराइल में इस वक्त तारीख की सबसे बड़ी फ़िज़ाई जंगी मशकों में जो है वो भारत भी शरीक है और बहुत बड़ी मशकें हो रही हैं। कौन कौन से मुल्क शरीक हैं और क्या हो रहा है, इसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो एक वीलॉग हम आपको कर देंगे कि इसराइल तारीख की सबसे बड़ी फ़िज़ाई जंगी मशकें इस वक्त क्यों कर रहा है। लेकिन एक और ख़बर है, और ये खबर हमारे पास आई है BBC.com से। BBC लिखता है कि इसराइली खातून है एक, उनको फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजन फ़ौज में लाजमी तरबियत का कोर्स करने से इनकार करने पर तीसरी बार जेल भेज दिया गया है। यानी एक इसराइली खातून है, उनका नाम है शाहर पार्टियस। उन्होंने फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए खड़े होते हुए इनकार कर दिया कि मैं फ़ौज में तरबियत नहीं लूँगी, मैं फ़ौज में शमूलियत इख्तियार नहीं करूँगी। अब इसराइल का तो ये एक अजीबोगरीब कानून है कि सबको फ़ौजी तरबियत लेनी पड़ेगी, सबको फ़ौज में शामिल होना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई दुनिया में आवाज़ नहीं उठाता, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना कोई और कभी कोई बात नहीं करता कि आप किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको हथियार पकड़ा के फ़ौजी ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं आजकल के दौर में। अगर यही काम यहाँ पे तालिबान कर रहे हों, या यही काम यहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया कर रहे हों, या यही काम यहाँ पे कोई ऐसा मुल्क ईरान कर रहा हो, कोई और कर रहा हो, तो ववेला मच जाएगा, बहुत शोर हो जाएगा। यही इसराइल के किनारे पे आसपास जो मुल्क मौजूद हैं उनमें से अगर कोई ये कर रहा होगा तो उसके लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये खातून ये कह रही हैं कि मैं ऐसी फ़ौज का हिस्सा नहीं बन सकती जो मासूम लोगों को मारते हों। उनका कहना था कि मेरे वालिदैन मुझ पर एतमाद करते हैं और मेरे फैसले का एहतराम भी करते हैं, जबकि मैं इसराइली फ़ौज का हिस्सा बनने से इसलिए इनकार करती हूँ क्योंकि ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दस में हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइली फ़ोर्सेस के मज़ालिम का शिकार हैं। याद रहे कि इसराइल में हर शहरी को इस तरह की 2 साल की तरबियत लाजमी तौर पे लेनी पड़ती है और इनकार करने वालों को जेल भेज दिया जाता है। तो ये खातून तीसरी दफ़ा जेल गई है मगर किसी को नज़र नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा अर्सा पहले एक खातून है, वो एक इबादत गाह में, एक मुक़द्दस जगह पे वो नाइट पार्टी के लिए वो बजा रही थी, डीजे बनी हुई थी। थोड़ा अर्सा पहले मैंने उस पर वीलॉग भी किया था। जब वो गिरफ्तार हुई ना तो दुनिया भर के मीडिया ने शोर मचा दिया था और बहुत बड़ा इशू बना दिया था लीडर्स ने कि वो कैसे गिरफ्तार हो सकती है, वो तो म्यूज़िक बजा रही थी। ये कहती है मैं फ़ौज में जाके हथियार नहीं चलाना चाहती, ये गिरफ्तार हुई है। इस पर मैं आलमी ज़मीर को बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए नहीं देख रहा। लेट्स सी दुनिया इस पर क्या करती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।